आज का जो पहला वर्ड है इंग्लिश में, वन वर्ड्स में, वो है नॉस्टैल्जिया। NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके आगे इसकी मीनिंग लिखी है होम सिकनेस, HOME, होम सिकनेस, SICKNESS, होम सिकनेस। इसका मतलब क्या हुआ? होम सिकनेस का मतलब होता है घर पे रहने की बीमारी, जैसे सबसे पहले चल रहा है। तो अगर मान लिया कोई इंसान बाहर काम कर रहा है या किसी बच्चे का अपॉइंटमेंट हो गया है, BSF में हो गया बॉर्डर पे, तो उसे बार बार घर की याद आना, इतनी याद आना कि उसका काम भी डिस्टर्ब हो रहा है और हो सकता है वो 1-2 दिन में काम भी छोड़ के घर पे ही आ जाए। तो उस तरह की फीलिंग को क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया कहते हैं या होम सिकनेस कहते हैं। तो इंग्लिश स्पोकन में ऐसे बोल दिया जाता है, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक या आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिक क्या है? नाउन है, और जो फीलिंग का नाम है वो क्या है? नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, मेडन, MAIDEN, मेडन। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आगे लिखिएगा, ए स्पीच और एन अटेम्प्ट, NATTEMPT, अटेम्प्ट। ए स्पीच और क्या बोला मैंने? और एन अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मोस्टली तो ये एग्जाम में जो है स्पीच के लिए आता है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ही आया है लिखा जाएगा द फर्स्ट स्पीच। स्पीच तो समझते ही हो, भाषण देना या कोई स्पीच बोलना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेडन। लेकिन ये इंग्लिश में क्या स्पीच के लिए नहीं है, मैंने क्या लिखवाया? फर्स्ट अटेम्प्ट, किसी भी काम को करने का पहला प्रयास करना, उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? मेडन ही बोल देते हैं, MAIDEN। नेक्स्ट, इंट्रगनम, INTERREGNUM, TERREGNUM, इंट्रगनम, INTERREGNUM। इसके आगे लिखेगा इंट्रगनम के आगे, ए पीरियड बिटवीन टू रेंज, ए पीरियड बिटवीन TWO2 REIGNS, रेंज। और रेंज क्या होता है बताइए? रेंज का मतलब होता है शासन, राजाओं के द्वारा चलाया गया शासन। तो मान लिया 2 राजा हैं, तो उनके बीच में जो गैप होगा, उनके शासन के बीच में जो गैप होगा, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल बोलेंगे। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मान लिया पहले बाबर आया, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। तो बीच में चाहे वो 1 दिन का गैप हो, चाहे कुछ घंटों का हो, चाहे वो 1 साल का हो, तो जो गैप था उस गैप को क्या बोलेंगे? इंटरनल बोलेंगे। ठीक है, जैसे इंटरवल सुना होगा आपने, इंटरवल हो गया मूवी में, है ना, ब्रेक हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड है, फर्क कितना है? ये किसके लिए है? शासन के लिए, यानी कि रेंज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल। हाँ भाई, अनेबल टू रीच, थोड़ा सा चेंज करके बोलूंगा मैं, थोड़ा सा चेंज। तो इनएविटेबल, तो इसका आगे लिखिएगा, डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, AVOIDED, डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब क्या हो गया? जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे अवॉइड किया नहीं जा सकता, जो होके रहेगा, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं अटल, कि भाई ये चीज तो अटल है। मृत्यु क्या है? अटल है ना। तो डेथ इज इनएविटेबल। मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है? डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड है
इनफोलेबल, INFALLIBLE, इनफोलेबल है बेटा, इनफोलेबल, INFALLIBLE। इसका आगे लिखिएगा वन हु इज फ्री, वन हु इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, वन हु इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कभी गलती ना करता हो या किसी से कभी गलती होती ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं, इनफोलेबल कहते हैं। अब अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करता हूँ तो FALL फोल माने तो गिरना होता है, जो वर्ब होती है, लेकिन ये क्या है, वर्ड पावर है। यहाँ फोलेबल का मतलब हो गया गलती करने वाला, और इनफोलेबल क्या हो जाएगा, जो कभी गलती ना करता हो। तो मैंने आगे लिखवाया वन हु इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है इंडिलेबल, INDELIBLE, इंडिलेबल, INDELIBLE। इसका क्या लिखेगा, डेट कैन नॉट बी इरेज्ड, डेट कैन नॉट बी इरेज्ड, ERASED, ERASED, इरेज आप समझते हो मिटाना, इरेजर सुना होगा, इरेजर रबड़ को बोलते हैं। तो डेट कैन नॉट बी इरेज का मतलब क्या हो गया, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो उस वर्ड को बोलते हैं इंडिलेबल। मैं फिर वही बात कहूँगा, इन हटा दो तो क्या बन गया, डिलेबल, यानी कि जिसे हटाया जा सकता हो, जिसे मिटाया जा सकता हो, है ना। लेकिन ये वर्ड क्या है, इंडिलेबल, तो अपोजिट बन के आएगा, तो डेट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है इनकरेजेबल, INCORRIGIBLE, INCORRIGIBLE जी। आगे लिखिएगा इनकैपेबल ऑफ, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, CORRECTED, जो किसी को ठीक करने के लिए सक्षम ना हो। इनकैपेबल का मतलब क्या हो गया, जो सक्षम ना हो, मतलब किसी को कोई गलती कर रहा है लेकिन मुझ में मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं उसे ठीक कर पाऊँ, मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, तो मैं क्या हुआ, इनकरेजेबल हुआ। और वो जो करेक्ट वर्ड होता है, करेक्ट, करेक्ट से क्या आ रहा है, CORR, समझ रहे हो, तो ऐसे लिंक बना लिया करो, इनकरेजेबल। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल। ये तो बेसिक सही वर्ड है, पता हो तो बताओ। देखिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग READ, जैसे रेड की बोला, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं, ठीक है। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड मतलब जिसे पढ़ना जा सकता हो कोई इंसान। लीजिबल का मतलब क्या है, पठनीय, और इलिजिबल अपठनीय हिंदी में बोलते हैं, मतलब जिसे पढ़ा, मतलब कोई राइटिंग बहुत खराब है, जैसे मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स की राइटिंग से मेडिकल स्टोर वाले समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो कितने पढ़ा लिखा हो, तो वो क्या है हमारे लिए, इलिजिबल, है ना, जैसे बोलते हैं इलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस। इसका आगे लिखिएगा एनिमल्स, एनिमल्स that live, animals that live in a flock, in a flock, 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 flock एक कलेक्टिव नाउन होता है
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जहाँ ग्रुप हो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो जिसे हम हिंदी में झुंड कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फ्लोक कह सकते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इन ए फ्लोक, वो जानवर जो झुंड बना के रहते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस कहते हैं। हालांकि इसे इंग्लिश में सोशिएबल भी कह देते हैं। ये तो मैंने इसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताई आपको। सोशिएबल का मतलब क्या होता है? सामाजिक। अब मान लिया इंसान ही है और इंसान को अपना कोई घर बनाना है, तो वो घर कहाँ बनाना पसंद करेगा? कहीं जंगल में या जहाँ आबादी हो? आबादी का मतलब यानी कि वो सोसाइटी में रहना चाहता है। डेट्स कॉल्ड क्या है? सोशियल। यानी कि आदमी भी अकेला रहना नहीं चाहता, कोई मजबूरी हो एक अलग बात है, बाकी आदमी भी क्या है? ग्रीगेरियस ही है। लेकिन ये फिर भी वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? जानवरों के लिए होता है, क्योंकि इंसान के लिए क्या बोलेंगे? सोशिएबल, है ना। तो जैसे हिरन है, हिरन अकेले नहीं रहते, जबकि शेर अकेले ही रहता है। तो जो लोयन है, लोयन इज नॉट ए ग्रीगेरियस बट डीर इज अ ग्रीगेरियस एनिमल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सोशिएबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। इसका क्या लिखेगा? डेट कैन बी इजीली ब्रोकन, डेट कैन बी इजीली ब्रोकन। तो आसान सा एक शब्द है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता हो, ठीक है, उसे फ्रेजाइल कहते हैं। अगर आप इसे डिक्शनरी में देखोगे तो वहां तो लिखा मिलेगा कोमल, सॉफ्ट, ठीक। लेकिन फ्रेजाइल का मतलब ये मोस्टली जो वर्ड इस्तेमाल होता है कांच के लिए इस्तेमाल होता है। कांच, कांच में हल्की सी ठसे लग जाती है तो बिल्कुल पार्टिकल उसके अलग हो जाता है बिल्कुल। तो फ्रेजाइल मतलब इतना नाजुक, इतना सॉफ्ट कि बस एक टच ही काफी है, ठीक है। डेट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, टूट जाए। नेक्स्ट है फैसेमाइल, FASCIMILE, फैसेमाइल। इसमें लिखिएगा आगे एन एग्जैक्ट कॉपी, ANN एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग। देख लिया। अब जैसे मैं लिखवाया कि कोई मान लिखा हुआ है तो उसकी ऐसे ही कॉपी कर लेना, मतलब जीरोक्स निकाल ली, या ठीक इस तरह से लिख दिया कि पहचान में नहीं आ रहा कि ओरिजिनल क्या था और दूसरे वाला क्या था, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? फैसेमाइल। लेकिन इसे अगर आप फिर डिक्शनरी में देखोगे तो लिखा मिलेगा जाली, जो हम हिंदी में कहते हैं जाली नोट, जाली करेंसी, निगेटिव वे में जो बोला जाता है। जाली क्या क्या चीज़ हो सकती है? जाली सर्टिफिकेट होते हैं, है ना। तो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फैसेमाइल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। लेकिन मतलब क्या है? हूबहू एक जैसे, जो जल्दी से पहचान में ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनकी मीनिंग कुछ अलग होती है, यूज कुछ अलग होता है। तो मैं आपको अपने प्रयास से समझाता रहता हूँ। एग्जाम में तो वही लाइन लिखी हुई आएगी जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, बस वही नंबर मिल जाएगा। लेकिन यूज कहाँ कहाँ होता है इसमें मैं सारे बता देता हूँ। नेक्स्ट है फेबल, FABLE। ये तो इजी सा वर्ड है, बताइए क्या होता है? नहीं पता, देखिए ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स, ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स विद ए लेसन, LESSON। लेसन क्या होती है? शिक्षा। मोस्टली ये पशु पक्षियों की कहानी होती है जो हमें शिक्षा दे जाए, उसे हम फेबल कहते हैं, ठीक है। जैसा आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, द आंट एंड द ग्रास होपर, है ना। वो जो ग्रास होपर होता है टिड्डा, वो अपना म्यूजिक ही बजाता रहता है, जो कि चींटी जो है हार्ड वर्किंग बताई गई है, और वो जैसे बरसात से पहले मेहनत करती रहती है और अपना खाना स्टोर करती रहती है। तो वो क्या है? एक फेबल है जो हमें शिक्षा दे रही है कि हार्ड वर्क ऑलवेज रिवार्ड्स,
कि मेहनत की हमेशा जीत होती है। ठीक, तो ऐसी स्टोरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेबल, FABL, फेबल। नेक्स्ट वर्ड एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Without speech, without preparation. विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। इसमें लिखेगा ए स्पीच Without preparation. विदाउट प्रिपरेशन, ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, PREPARATION, PREPARATION। एक है बिना तैयारी के कोई स्पीच दे देना, खड़े हो गए, तैयारी की नहीं उसकी पहले और अचानक बोलना पड़ गया आपको, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड एब्डिकेशन, ABDICATION, एब्डिकेशन, ABDICATION, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन के आगे लिखिएगा वॉलंटरी, VOLUNTARY, वॉलंटरी। गिविंग अप ऑफ थ्रोन, THRON। वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा से, और गिविंग अप माने होता है छोड़ देना। थ्रोन माने होती है राजगद्दी, अपनी इच्छा से अपनी राजगद्दी को छोड़ देना। राजगद्दी ना हो कोई जॉब, अपनी इच्छा से उस जॉब को छोड़ देना, तो उसे क्या कहते हैं? एब्डिकेशन। माने कोई राजा है जो अपनी गद्दी पर बैठा था और उसका बेटा जो है इस लायक हो गया है, तो उसने घोषणा कर दी कि भाई आज से राजपाट ये संभालेगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया? एब्डिकेशन बोला गया। नेक्स्ट वर्ड अफोनिया, APHONIA, अफोनिया। इसका आगे लिखेगा टोटल लॉस, LOSS, लॉस ऑफ वॉइस, VOICE, पूरी तरह से आवाज चली जाना, पूरी तरह से आवाज चली जाना। खुद ही पता चल रहा होगा फोन आ रहा है, फोन माने होता क्या? आवाज, इसलिए हम उसे फोन कहते हैं। और अफोनिया मतलब साउंड नहीं है, तो पूरी तरह से टोटल लॉस हो जाना किसका? वॉइस का, आवाज का। नेक्स्ट वर्ड साइकोफेंट, SYCOPHANT, SYCOPHANT, साइकोफेंट। इसमें लिखेगा वन हु ऑलवेज फ्लैटर्स, FLATTERS, फ्लैटर्स, जो हमेशा चापलूसी करता रहता है। फ्लैटर माने क्या होता है? चापलूसी करना, अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करता रहता है, उस इंसान को बोलते हैं साइकोफेंट। नेक्स्ट वर्ड ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी। इसमें लिखेगा द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स, द आर्ट ऑफ स्पेलिंग WORDS वर्ड्स करेक्टली, CORRECTLY, करेक्टली। तो एक इंसान जो बिल्कुल शब्दों की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखता हो, गलती ना तो होती ना हो या ना के बराबर होती हो, उसे कहते हैं, उस विद्या को तो कहते हैं ऑर्थोग्राफी। बाकी वो व्यक्ति क्या रहेगा? ऑर्थोग्राफर, ठीक है। इसका एक अपोजिट भी पढ़ा था हमने, जो हमेशा स्पेलिंग में गलती करता हो, कैलीग्राफी था वो, बताओ क्या था? अगर मान लिया स्पेलिंग गलत लिखता हो भाई, बोल गए कैकोग्राफिस्ट, उसकी स्पेलिंग मुश्किल से ही सही होती है, तो
तो वो कैपोग्राफिस्ट है, इसकी मुश्किल से ही गलत होती है। तो ये क्या है? ऑर्थोग्राफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड निहिलिस्ट, NIHILIST, निहिलिस्ट। इसमें लिखेगा वन हु बिलीव्स, BELIEVES, believes that nothing has real existence, nothing has real existence, EXISTENCE, nothing has real existence। एक आदमी जो ये बिलीव करता है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब झूठा है, फरेब है। नथिंग हैज रियल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, कि किसी का भी वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, उस इंसान को निहिलिस्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मंडेन, MUNDANE, मंडेन। इसका क्या लिखेगा? परटेनिंग, PERTAINING, pertaining to the word, WORLD, pertaining to the word। pertaining का मतलब होता है संबंधित, और वर्ड माने क्या होती है? दुनिया, दुनिया से संबंधित, जिसे हिंदी में कहते हैं सांसारिक। जो संसार में रहे, दुनियादारी में रहे, अलग हटके ना रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? मंडेन। नेक्स्ट वर्ड इंसर्जेंट, INSURGENT, इंसर्जेंट। इसका क्या लिखेगा? ए कम्युनिटी, COMMUNITY, a community that is in open revolt, REVOLT, revolt। रिवोल्ट माने क्या होता है? विद्रोह, विद्रोह कर देना। कम्युनिटी माने समाज का छोटा सा हिस्सा। तो कोई मान ले समाज का छोटा सा हिस्सा, कोई धर्म विशेष या कोई जाति विशेष, जो सरकार के पूरे विरोध में आ जाए। ठीक, विरोध का मतलब तो प्रोटेस्ट भी हो सकता है, जैसा अभी आजकल किसान कर रहे हैं, लेकिन ये होते हैं विद आर्म्स, हथियारों के साथ। तो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? इंसर्जेंट, इंसर्जेंट। जैसे हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में माओवादी वगैरह रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा ग्रुप है, या वो चोरी छिपे हमला करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पे आ गए हथियार लेके, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसर्जेंट बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल। इसमें लिखेगा एक्सaggeration, EXAGGERATION, एक्सaggeration in speaking or writing, in speaking or writing। मतलब क्या हुआ? बोलते वक्त या लिखते वक्त बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, उसे बोलते हैं एक्सaggeration। एक्सaggeration मतलब क्या हो गया? बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। तो हाइपरबोल ये कुछ और नहीं है, अलंकार है। हिंदी में अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। हिपोक्रेट का पाखंडी होता है, वो एक जैसे वर्ड सुने ऐसे आ जाते हैं ध्यान, उसे पाखंडी कहते हैं। तो मैं क्या कहता है, हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, हिंदी में कहते हैं अतिशोक्ति, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोल। कुछ ऐसी लाइन होती है जो पोएट इस्तेमाल करता है कि वो इतना रोई कि नदियाँ भर गई, ऐसा युद्ध हुआ कि खून की नदियाँ बह गई। तो
कैसा भी युद्ध हुआ होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई खून की नदियां बह गई हो। तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहना ही वो क्या है, हाइपरबोले। और ये क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे शेक्सपियर की एक लाइन है, हालांकि वो तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, बाकी कुछ याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द फोरहेड ऑफ द किंग। मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा के माथे के ऊपर रख दिए। तो ये शेक्सपियर की लाइन है। अब एक और फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसमें निर्जीव वस्तु को क्या मान लिया जाता है, सजीव। तो डेथ को इस तरह से दिखाया गया है कि एक सजीव है, जैसे उसके हाथ हैं, उसने अपने हाथ कहाँ रख दिए, राजा के माथे पर। हालांकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि राजा की डेथ हो गई, लेकिन उसे कहने का अंदाज कुछ इस तरह से है, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द फोरहेड ऑफ द किंग। ये शेक्सपियर की लाइन है। तो जो पोएट है, कवि हैं, वो होते ही इसलिए हैं कि चीज़ों को साधारण तरीके से ना कह के एक डिफरेंट तरीके से बोलें। और उनमें वो किसका इस्तेमाल करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का। उनमें से एक ये है क्या, हाइपरबोले। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेम्बुएंट, FLAMBOYANT, फ्लेम्बुएंट, FLAMBOYANT। इसका आगे लिखिएगा वन हु इज वेरी शोई, वेरी शोई, SHOWY। तो शो से बना है, एक लड़का या एक इंसान जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, उसे क्या कहते हैं, फ्लेम्बुएंट। इसमें बॉय भी आ रहा है, ऐसे भी याद रहेगा। या फिजिक्स में एक फोर्स होता है, बुएंट फोर्स, उसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावक बल। वही जो मैंने समझाया था आपको जीएस में कि कोई चीज़ हम पानी के अंदर धकेल रहे हैं तो वो ऊपर को उठ के आता है, उत्प्लावक बल। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुएंट फोर्स। तो मतलब कुछ इस तरह से जो उसकी पर्सनैलिटी में नहीं है चीज़ें, अचानक से कुछ ऐसा हावी हो जाना कि भाई वो अलग दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेम्बुएंट। उस लड़के को या उस इंसान को फ्लेम्बुएंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपिग्राम। हो सकता है कोई रिपीट हो जाए, कोशिश तो कर रहा हूं ना हो, बाकी हो जाए तो कोई बात। एपिग्राम, इसका आगे लिखिएगा ए शॉर्ट विटी सेइंग, ए शॉर्ट SHORT शॉर्ट, विटी WITTY विटी SAYING सेइंग। ए शॉर्ट विटी WITTY विटी SAYING। शॉर्ट माने छोटा, विटी माने होता है मनोरंजक। हालांकि मनोरंजक भी नहीं कह सकते विटी को। अगर मैं किसी बच्चे को कह रहा हूँ भाई ये तो बहुत विटी है, उसका मतलब उसे कहते हैं वो हाजिर जवाब है। हाजिर जवाब से मतलब कि कुछ उसे पूछा जाए, भले उसकी नॉलेज हो या ना हो, आखिर बच्चा है, लेकिन वो रेस्पॉन्स बहुत जल्दी देता है। एक तो होता है संकोची, सहम सा जाए, शर्मा सा जाए, जब माँ बाप कहते हैं अरे तो शर्मा रहा है। एक होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी होती है कि मतलब चीज़ों को फेस करेगा, तो उसे बोलते हैं विटी। तो ए शॉर्ट विटी और सेइंग, सेइंग माने होती है कहावत, से माने कहना होता है, ING लगा दिया बन गई कहावत। तो एक छोटी सी कहावत जो मनोरंजन सा कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एपिग्राम। तो ये पहले भी आया है शायद, मैंने आपको समझाया, जैसे टेलीग्राम होता है तो वो वर्ड बनाया टेली प्लस ग्राम। अब टेली क्या मतलब क्या, टेली कम्युनिकेशन। टेलीग्राम क्या होता है भाई, मुझे अपने कुछ शब्द कहीं दूसरी जगह भेजने हैं, तो टेली का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन। और ग्राम का मतलब है छोटा लिखा हुआ, संक्षिप्त रूप, उसलिए क्या बोला जाता है, टेलीग्राम। और ये क्या है, एपिग्राम। तो ग्राम का मतलब तो वही हुआ, छोटा, कुछ लिखा हुआ है, कुछ कह देना। और एपिग्राम मतलब मैंने कल भी बताया था, सेल्फ सेंट्रिक, जो अपने से जुड़ा हुआ हो। तो एपिग्राम वाला मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने एक लाइन बोल दी, जैसे मैंने ये बोली थी शेक्सपियर की, हालांकि उसे तो एपिग्राम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी लाइन जो इस तरह से बोल दी हंसने हंसाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम कह देते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड
एम्लियोरेट, AMELIORATE, एम्लियोरेट। इसमें लिखेगा एन एफर्ट, EFFORT, an effort of making better, an effort of making better, मतलब कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहे। हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो या कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। तो एन एफर्ट ऑफ मेकिंग बेटर, कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, कुछ सीखने का प्रयास करना, उसे क्या बोलते हैं? एम्लियोरेट, यानी कि सुधार करने का प्रयास करना अपने। नेक्स्ट वर्ड है आर्सोनिस्ट, ARSONIST, आर्सोनिस्ट। इसमें लिखिएगा ए पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर, ए पर्सन गिल्टी ऑफ GUILTY, गिल्टी ऑफ सेटिंग, SETTING, सेटिंग, FIRE, फायर। एक आदमी जो अपराधी है, दोषी है आग लगाने का, मतलब कहीं उसने आग लगा दी किसी के घर में या गोदाम में और वो पकड़ा गया कि भाई आग इसने लगाई थी, तो उस इंसान को बोलेंगे आर्सोनिस्ट। ठीक, ये जो ARSON है ये फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आर्सन। और मैंने बताया कि IST लगा क्या बन जाता है? नाउन। कई बार बोल चुका हूँ मैं आपको। तो ये कौन बन गया? व्यक्ति बन गया जिसने आग लगाई, आर्सोनिस्ट। और मैं बताता हूँ वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। अभी तो मैं आपको छाट के वो दे रहा हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा, रिपीट होती रहेंगी चीजें और आप सीखते रहोगे। नेक्स्ट है परसेप्टेबल, PERCEPTIBLE, परसेप्टेबल। इसमें लिखेगा that can be perceived, PERCEIVED, that can be perceived। मैं ऐसे लिखवा सकता था that can be touch भी लिखवा सकता था, लेकिन टच एक नॉर्मल वर्ड हो जाता। टच माने क्या होता है? छूना। तो हिंदी क्या हो जाएगी? जिसे छुआ जा सकता हो। लेकिन परसेप्टेबल या परसेप्शन से बना है वर्ड। असली वर्ड क्या होता है? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है जो अपनी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस किया जा सके। सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं, फील हो सके, देख सकें, छू सके, महसूस कर सके, उस वर्ड को हम बोलते हैं परसेप्शन। और परसेप्शन से क्या बना? परसेप्टेबल। यानी कोई भी चीज जो आपको महसूस हो रही है वो चीज क्या है? परसेप्टेबल। मैंने पेन पकड़ रखा है, दिस इज ए परसेप्टेबल बिकॉज दिस इज फेल्ट बाय माई फिंगर्स, मेरी फिंगर्स के द्वारा फील हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ये सब परसेप्टेबल हो गया। नेक्स्ट है कोरोनेशन, CORONATION, कोरोनेशन। इसका आगे लिख दीजिएगा क्राउनिंग ए किंग, CROWNING, क्राउनिंग ए किंग। मतलब क्राउन माने क्या होता है? मुकुट। तो राजा को मुकुट पहनाना, राजा को मुकुट पहनाना, क्राउनिंग ए किंग, उस प्रोसेस को कोरोनेशन कहते हैं। ठीक, एक बार आप रिवाइज करते हैं, देखिए दोबारा से। पहला वर्ड क्या था? नॉस्टैल्जिया। तो मैंने कहा था होम सिकनेस। कोई इंसान अगर बाहर है, उसे घर की याद आ रही है, तो ही इज फीलिंग एट दैट टाइम नॉस्टैल्जिक। ठीक, उसके बाद है मेडन, द फर्स्ट स्पीच और फर्स्ट अटेम्प्ट, या तो पहला प्रयास या पहली स्पीच, इसे क्या कहते हैं? मेडन। उसके बाद है इंटरगनम, एन इंटरवल बिटवीन टू रीन्स। तो जरूरी नहीं कि मैं वही बोलूं जो मैंने लिखवाया है। एन इंटरवल बिटवीन टू रीन्स, रीन्स का मतलब मैंने बताया था शासन। राजाओं के बीच में जो समय होता है, दो राजाओं के शासन के बीच में जो समय होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरगनम होता है। एक चीज मैं और समझाऊंगा आपको यहाँ। जब एक मूवी चल रही है
और मूवी के बीच में जो 5 या 10 मिनट का ब्रेक होता है, मतलब हम थिएटर में मूवी देख रहे हैं तो स्क्रीन पे क्या लिखा आता है? इंटरमिशन, इंटरमिशन लिखा हुआ। तो हर एक चीज में कोई वर्ड है, देखो इंटर, इंटरमिशन, इंटरवल, समझ रहे हो? मतलब क्या है, मूवी एक ही एक्टिविटी है, उसमें ब्रेक नहीं था, ब्रेक किया गया था पब्लिक को रेस्ट देने के लिए, इसलिए मुझे इंटरमिशन। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली ब्रेक आएगा, एक राजा हटेगा और दूसरा राजा अपनी गद्दी पर आएगा, वो नेचुरली आएगा, तो उस गैप को बोलेंगे इंटरवल। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। इनफॉलेबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, जो इंसान कभी गलती ही ना करता हो या गलती बहुत कम होती हो, ना के बराबर। इंडेलेबल, वन थिंग कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? इनडिलेबल। इनकरेजेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सकता हो या जो ठीक करने में सक्षम ना हो। नेक्स्ट, एलिजिबल, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ना जा सकता हो, इतना गंदा लिखा हो या अच्छा भी लिखा हो तो मैं पढ़ने में सक्षम ना हो, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है। हालांकि इसके लिए एक वर्ड और भी होता है इंग्लिश में, अगर कोई ऐसी भाषा है जो लिखी हुई तो बहुत अच्छी है पर मैं उससे समझ नहीं सकता, जैसे कोई टेक्निकल लैंग्वेज है, मान लिया हमारे कंप्यूटर की कोई भाषा है, कोडिंग लैंग्वेज है कोई, अब मैं नहीं जानता कंप्यूटर की भाषा को, तो उसे कहते हैं जार्गन, JARGON, जार्गन। तो यहाँ भी फर्क होता है, शब्दों में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस, एनिमल्स दैट लिव इन ए फ्लोक, जो झुंड बना के रहते हैं। फ्रेजाइल, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता हो। इसके लिए एक वर्ड और भी होता है ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल, वो भी कांच के लिए इस्तेमाल होता है। उसे हिंदी में कहते हैं क्षणभंगुर, जो एक क्षण में भंग हो जाए, क्षणभंगुर। नेक्स्ट, फैसेमाइल, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, जो हूबहू एकदम से कॉपी मिल रही हो। फेबल, एन आ स्टोरी ऑफ बर्ड्स विद ए लेसन, जो हमें शिक्षा दे जाए, उसे फेबल कहते हैं। ऐसी कहानी और भी आएंगी, एनेक्डोट है, वो भी एक कहानी होती है। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर, ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के स्पीच देना। देखो फिर भी स्पीच ही आया, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि स्पीच ही आए, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, है ना, विदाउट प्रिपरेशन, तो उसे हम एक्सटेम्पोर कह सकते हैं। मान लिया मैं घूमने गया था संडे को, घूमते घूमते मैं किसी ग्राउंड में पहुंच गया और वहां जाके मुझे कहने लगे कि आओ जी खेलना शुरू करो हमारे साथ, अब मैं तो उस इरादे से आया नहीं था, तो मैं उस समय क्या हूँ? एक्सटेम्पोर। ठीक, एब्डिकेशन क्या था? गिविंग अप हिज थ्रोन, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से अपनी राजगद्दी को छोड़ देना। आपने एक वर्ड सुना होगा VRS, सुना है VRS? VRS पढ़ाया भी है मैंने GS में आपको। रिटायरमेंट पे जो पहले ले रहे थे, हाँ, मान लिया किसी का रिटायरमेंट तो होना है 5 साल बाद, लेकिन वो 5 साल पहले ही रिटायर हो रहे हैं, तो उसे कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उसे VRS कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ये वही वर्ड है वॉलंटरी, हिंदी में बोलेंगे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। नेक्स्ट था अफोनिया, टोटल लॉस ऑफ साउंड, पूरी साउंड चली गई। साइकोफेंट, वन हु ऑलवेज फ्लैटर्स, जो हमेशा चापलूसी करता हो। ऑर्थोग्राफी, वन हु इज वेरी एग्जैक्ट टू राइट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स, है ना। ऑर्थोग्राफिस्ट, निहिलिस्ट, a person who believes that in this world nothing has real existence, इस दुनिया में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है या मतलब वास्तविक नहीं, सब फेक है, झूठा है, उसे निहिलिस्ट कहते हैं। मंडेन, pertaining to the world, इस दुनिया से संबंधित। इंसर्जेंट, a community that is in open revolt that come out in the society with arms and ammunition, उसे क्या कहते हैं? इंसर्जेंट। हाइपरबोल, एक्सैगरेशन ऑफ वर्ड्स इन स्पीकिंग और राइटिंग, शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर कह देना।
Flamboyant, a person who is always showy, to show something. He is very eager to show something. कुछ लाया खरीद के तो उसे तब तक चैन नहीं पड़ेगी जब तक वो किसी को दिखा ना दे, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैम्बोयंट। एपिग्राम, ए शॉर्ट विटी सेइंग। ठीक, उसके बाद है एमली ओरेट, एन एफर्ट फॉर मेकिंग बेटर, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहना। आर्सोनिस्ट, अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर। एंड परसेप्टेबल, दैट कैन बी परसीव्ड, जिसे महसूस किया जा सके। एंड कोरोनेशन, क्राउनिंग ए किंग, राजा का मुकुट पहना। ठीक, ये आपके वर्ड हो गए। कल वाले भी याद करते रहना इस तरह से। ठीक, और आया करते रहेंगे। आज का आपका पीरियड हो चुका है।